एक आदेश है, यानी कि विधि एक समादेश है। क्या इसका नैतिकता से कोई संबंध है या नहीं? अगर ऐसा है तो क्या कोई भी कानून न्यायसंगत हो सकता है? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र यानी कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एनटीए वीजीसी नेट पेपर 2 लॉ के महत्वपूर्ण टॉपिक विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र यानी कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, हम जूरिस्प्रूडेंस को लीगल पॉजिटिविज्म के रूप में भी जानते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो एलएलबी की स्टूडेंट हो, बीएलएलबी की स्टूडेंट हो, एलएलएम की स्टूडेंट हो, जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, आपको लिखने का तरीका भी मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश में दे दिया हूं। उसको आप लोग जो है अच्छे से इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए नीचे में कैप्शन के रूप में आ रहा है। तो दोस्तों, हम एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस को क्या बोलते हैं? लीगल पॉजिटिविज्म के रूप में भी जानते हैं। यह विधि शास्त्र का वह दृष्टिकोण है जो कानून को यानी कि विधि को वैज्ञानिक और तार्किक रूप से परिभाषित करता है। इसमें कानून को केवल एक आदेश के रूप में देखा जाता है जो संप्रभु यानी कि सॉवरेन द्वारा स्थापित और लागू किया जाता है। इस दृष्टिकोण में नैतिकता और न्याय को कानून से अलग रखा जाता है। न्याय पर्टिकुलर नेचुरल जस्टिस या नेचुरल लॉ को भी अलग रखा जाता है, यानी कि नैतिकता और न्याय या प्राकृतिक विधि एनालिटिकल स्कूल का भाग नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कानून का अध्ययन उसकी वास्तविक प्रकृति में करना बिना नैतिकता, सामाजिक मूल्यों या ऐतिहासिक संदर्भों के प्रभाव के बिना। समझ आ रही बात? यानी कि उसकी वास्तविक प्रकृति का ही हमें अध्ययन करना है। इसमें नैतिकता को ध्यान नहीं देंगे, सामाजिक मूल्यों को ध्यान नहीं देंगे, ऐतिहासिक संदर्भों के प्रभाव को ध्यान नहीं देंगे। इसमें बहुत सारे प्रमुख विचारक हुए थे, की थ्योरिस्ट, और उनकी पुस्तकें, ठीक है, जो एग्जामिनेशन के पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के प्रमुख विचारकों और उनकी पुस्तकों पर चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहला नंबर आता है जेरेमी बेंथम। हाँ दोस्तों, जेरेमी बेंथम, ठीक है। तो इसकी जो प्रमुख सिद्धांत है, दो सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उपयोगितावाद का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म भी बोलते हैं इसको, और दूसरा है लीगल पॉजिटिविज्म। बेंथम को विधि शास्त्र के फाउंडर कहा जाता है। उन्होंने विधि के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। उनका प्रमुख सिद्धांत था उपयोगितावाद। उपयोगिता कानून को इस आधार पर आंका जाना चाहिए कि वह अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख दे, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, ठीक है। इसको हम समझेंगे। बेंथम ने दो बातें कहा, एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस यानी कि कानून क्या है, और दूसरा सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस, कानून क्या होना चाहिए। इसमें दोनों में अंतर बताया है। एक कानून क्या है और कानून क्या होना चाहिए। कानून क्या है? ये लॉ है। कानून क्या होने चाहिए? ये मोरलिटी है, यानी कि नैतिकता है, ठीक है। दोनों में अंतर बताया है किसने? बेंथम ने। इनकी जो है बहुत ही फेमस किताब है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और कभी कभी सन भी पूछ देता है, ठीक है। इनकी किताब का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन,
मोरल एंड लेजिस्लेशन, दोनों को अलग किया है ना ये। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, ये किताब कब लिखी थी? 1789 में। अब बेंथम की थ्योरी का एक एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर सरकार न्यूनतम मजदूरी यानी कि मिनिमम वेज लॉ बनाती है जिससे अधिकतर मजदूरों को फायदा होता है, तो यह बेंथम के उपयोगितावाद के अनुरूप सही है। यदि कानून बनाए, ठीक है, यदि सरकार कानून बनाती है तो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिलेगा, तभी कहेंगे ये उपयोगी है। अन्यथा स्थिति में दुख देगा। जो उपयोगी होगा वो सुख देगा, जो उपयोगी नहीं होगा वो दुख देगा, और जो दुख देगा ऐसे कानून को कभी स्वीकार करने की बात नहीं कहा गया है। अब सेकंड नंबर में जॉन ऑस्टिन आते हैं, ठीक है, और जॉन ऑस्टिन को हम एनालिटिकल स्कूल का, पॉजिटिविज्म स्कूल का हम जनक कहते हैं, फादर कहते हैं, ठीक है, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑस्टिन ने कमांड थ्योरी ऑफ लॉ प्रस्तुत किया। लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, यानी कि विधि संप्रभु के समादेश है और शास्त्री से इसे अंकुश लगाया जाता है। उन्होंने कानून को यानी कि विधि को 3 भागों में विभाजित किया। पहला है कमांड, दूसरा है ड्यूटी, तीसरा है सैंक्शन यानी कि शास्त्री। कमांड का मतलब होता है समादेश, और ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, और तीसरा सैंक्शन का मतलब होता है शास्त्री। इनके प्रमुख किताब है, बहुत ही फेमस किताब, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और सन भी पूछा जाता है, ठीक है। द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, और ये 1832 में, ठीक है, प्रकाशित किया गया था। अब जॉन ऑस्टिन के हिसाब से हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यदि सरकार यह आदेश देती है कि सभी को टैक्स देना अनिवार्य है, जो नहीं देगा उसे दंड मिलेगा, तो यह कानून ऑस्टिन के सिद्धांत के अनुसार है, ठीक है। इसकी बहुत आलोचना हुई है, ठीक है, हॉलैंड ने खुद ही इसका आलोचना किया है। यह सिद्धांत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पूरी तरह से लागू नहीं होता, और दूसरा, इन्होंने नैतिकता और न्याय को पूरी तरह से नकार देता है, ठीक है। ये क्रिटिसाइज आपको 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों, बहुत सारी किताबों में एनालिटिकल स्कूल में इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन एग्जामिनेशन पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है सर विलियम मार्क बी। ये भी एनालिटिकल स्कूल्स में आते हैं। मार्क बी ने विधि को स्पष्ट और निश्चित रूप से परिभाषित करने की कोशिश किया है। स्पष्ट रूप से, क्लियर और निश्चित रूप से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा विधि और नैतिकता में स्पष्ट अंतर होना चाहिए, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में अभी हमने ऑस्टिन को कहा, ऑस्टिन ने विधि और नैतिकता को पूरी तरह से पृथक कर दिया, और ये कहता है कि स्पष्ट अंतर होना चाहिए। उन्होंने कानून को व्यवहारिक रूप से लागू होने वाले नियमों के रूप में देखा, जबकि नैतिकता को व्यक्तियों की आंतरिक भावना माना। लॉ क्या है? लॉ जो है व्यवहारिक रूप से लागू होने वाले नियम है, और नैतिकता क्या है? व्यक्तियों के आंतरिक भावना में ये रहता है, यानी कि दिल की बात है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है यानी कि बुक है वो एलिमेंट्स ऑफ लॉ, और ये 1871 में लिखा था। उदाहरण इसका भी समझ लेते हैं। ये क्या स्पष्ट करता है? विधि और नैतिकता को कैसे स्पष्ट करता है? हत्या करना नैतिक रूप से गलत है, गलत है या नहीं? चोरी करना पाप है, झूठ बोलना
पाप है, लेकिन इसे अपराध माना जाता है क्योंकि कानून में इसके लिए सजा का प्रावधान है। नैतिकता का क्या मतलब है वे बताओ? नैतिकता कोई मायने नहीं रखता जब लॉ में दंड दिया हुआ है जुडिशरी इसमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब चौथा आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। आप सोचते हो कि किताब में तो कभी दिया नहीं है, प्रोफेसर इसको कभी पढ़ाया नहीं है, तब ऐसे स्थिति में हम कैसे जानेंगे कि ये कहां से आ गया, कि इसको पढ़ना चाहिए था, किस किताब में मिलेगा? तो आपको जो हम कमेंट्री के रूप में समझा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं सेल्डन अमोस, ठीक है, सेल्डन अमोस वॉलेंट्री थ्योरी ऑफ लॉ, यानी कि विकासवादी दृष्टिकोण रखता है। ये विधि के विकासवादी सिद्धांत है, वॉलेंट्री, ठीक है, इवोशनल बोल सकते हो। यानी कि अमोस ने विधि के विकासवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विधि स्थिर नहीं होता बल्कि यह समाज के अनुसार विकसित होता है। विधि समाज के विकास और मानव सभ्यता के साथ साथ बदलता रहता है। ये एनालिटिकल स्कूल्स में है। चूंकि एनालिटिकल स्कूल्स में है तो नैतिकता को स्थान नहीं देता, इसलिए इसको एनालिटिकल स्कूल में रख दिया। इसकी पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, द साइंस ऑफ लॉ। ये 1874 में लिखा था, द साइंस ऑफ लॉ। एक उदाहरण लेते हैं, साइबर लॉ की उत्पत्ति इंटरनेट के विकास के साथ में हुई है या नहीं हुई है? पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन समाज के जरूरतों के अनुसार इसे बनाया गया। तो ये सेल्डन अमोस का जो थ्योरी है, ठीक है, विधि के विकासवादी दृष्टिकोण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है हॉलैंड के बारे में, ठीक है, एनालिटिकल स्कूल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हॉलैंड ने विधि को एक सामाजिक नियंत्रण का साधन माना। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक नियंत्रण का साधन है ये। कौन? विधि जो है एक सामाजिक नियंत्रण का साधन है। उन्होंने कहा कि विधि का उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है। विधि का उद्देश्य क्या है? समाज में एक व्यवस्था बनाए रखना है। विधि सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों का एक संगठित तंत्र है। सरकार द्वारा लागू किए जितने भी नियम है उसको सबको मिला दो तो एक प्रकार के एक सिस्टम के रूप में काम करता है। इसके पुस्तक का नाम है द एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। 1880 में यह लिखा था। आप एक उदाहरण लेते हैं, भारतीय दंड संहिता कहो या भारतीय न्याय संहिता, है ना, और भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। समाज में ये क्या, इसकी क्या भूमिका है? इसकी भूमिका है कि अनुशासन और व्यवस्था रखने में ये मदद करता है ना। तो वो कहता है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखता है, सामाजिक नियंत्रण का साधन है। सामाजिक नियंत्रण हो रहा है नहीं हो रहा है? बीएनएस, आईपीसी, ठीक है, या सीआरपीसी, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या लेबर एक्ट, कंपनी एक्ट, ये सारे जो एक्ट बने हुए हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा बना हुआ है? सरकार के द्वारा बना हुआ है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में अनुशासन बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना। अब सामंत के बारे में बताते हैं। सामंत को भी हम एनालिटिकल स्कूल में रखा है और इसका जो थ्योरी है, लॉ एज ए बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, याद रखिएगा, लॉ एज ए बॉडी ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि विधि को नियमों और सिद्धांतों का व्यवस्थित समूह है। नियम और सिद्धांत का व्यवस्थित समूह। उन्होंने कहा विधि केवल राज्य द्वारा लागू किया गया आदेश नहीं है, बल्कि यह एक संगठित तंत्र है जो न्याय और सामाजिक भलाई को बढ़ावा देता है। क्लियर हुआ बात जो है? क्या है? विधि केवल राज्य द्वारा लागू किया गया आदेश नहीं है, यह एक संगठित तंत्र है जो
न्याय और सामाजिक भलाई को बढ़ावा देता है। इनकी किताब का नाम है जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ लॉ, ये 1902 में लिखा था, सबसे बाद में लिखा ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, उदाहरण देखते हैं। सीआरपीसी है, आईपीसी और सीआरपीसी दो प्रकार के कानून हैं। एक क्या है, सब्स्टिट्यूट लॉ है, दूसरा क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, ये दो लॉ अलग है। यानी कि दूसरा चीज है सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, दो प्रकार के लॉ है। ठीक है, अपराध और दीवानी मामलों में प्रक्रिया निर्धारित करता है। सीआरपीसी नियम बनाता है, नियम। ठीक है, जो आपको जो है बीएनएसएस कहते हैं आज के समय में। और दूसरा आपका जो है सीपीसी, ये अपराध के नियम है, प्रोसीजरल लॉ है, सिविल का प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, इस तरह से सामान्य जो है वर्गीकरण करता है। दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगा होगा ना। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र विधि की प्रकृति को तर्क संगत और वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास करता है। यह हमें बताता है कि विधि को नैतिकता और राजनीति से अलग करके भी समझा जा सकता है, लेकिन यह दृष्टिकोण पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं है। बेंथम, ऑस्टिन, हॉट, केल्सन, सामन, मार्कबी, हॉलैंड और अमोस जैसे विचारकों ने इस सिद्धांत को विकसित किया और उनकी अवधारणाओं आज भी विधिक अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि कानून को पूरी तरह नैतिकता से अलग किया जा सकता है? अपने विचार कमेंट करें। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग।